हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका नरेंद्र कुमार आज आपके सामने उपस्थित हूं बेटा चाणक्य कोचिंग सेंटर से। तो आपके सामने मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लाऊंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम है। तो मेरा जो प्रयास रहेगा उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लाने का है बच्चों, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं। इनका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक तो ये पता चल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे टाइम को हम बचा सकते हैं बेटा। तो आए जल्द से जल्द जुड़ जाएं मेरे साथ। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा एग्जाम है, हमारा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल का है, कमांडो विंग का एग्जाम है बेटा, उससे ये क्वेश्चंस हैं। तो पहले वाला दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी जितने भी हरियाणा के एग्जाम्स होते हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स और वोकैबुलरी के बारे में बहुत बार यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार रखना है किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो आए पहले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। शाबाश। यू कैन गो डैश यू लाइक, विदर, वेयर, वेंस और वेयर एवर। अब यहां पर आपके सामने एक वर्ब आ गई है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। गो, जाना है तो कहीं ना कहीं जाना होगा बेटा। कलर चेंज कर लेता हूं। जाना है तो कहीं ना कहीं तो हमें जाना होगा। तो यहां पर इंसान कह रहा है तुम कहीं पर भी जा सकते हो जहां पर आप जाना पसंद करो। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर स्थान के लिए वेयर का यूज करेंगे, जो कि आपका यहां पर गलत माना जाएगा बच्चों। वेयर एवर इज द राइट आंसर। वेंस ये टाइम को दिखाता है, वेयर अकेले से काम नहीं चलेगा। तो वेयर एवर, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो डी इज द राइट आंसर। आजू बाजू वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके आंसर को फाइंड आउट करने में। यदि आप आजू बाजू वाले वर्ड्स का सहारा लोगे, किसी रूल के रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं बच्चों। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ ऑफ नेचर। अलौकिक शक्ति के ऊपर पूछा जा रहा है यहाँ पर। नेचर से प्रे की जो शक्ति है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं। मूवीज में भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, मैगजीन्स में भी सुना होगा, ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो। सुपरलेटिव तो वैसे डिग्री होती है, सुपरफ्लुअस आवश्यकता से अधिक यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सुपरनेचुरल। आपने सुना होगा सुपरनेचुरल पावर्स, अलौकिक शक्तियां। तो यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर है। मैं कह रहा हूं ना, जिस बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो, चाहे वो वोकैबुलरी का पोर्शन हो, चाहे वो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला हिस्सा क्यों ना हो। बस थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंशन हिस्से में जो पैसेज वगैरह, क्लोजेस वगैरह आते हैं, वहाँ पर वोकैबुलरी के साथ थोड़ी ग्रामर की आवश्यकता होती है और थोड़ी सी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आसानी से फ्री के मार्क्स होते हैं ये। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the following question, a sentence has been given in direct or indirect speech. आपके सामने ऐसे ही होता है। वहां पर आपको खुद देखना होगा, ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाना होगा, और इनडायरेक्ट है तो उसे डायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। नरेशन में बस इतना आता है, चेंज द नरेशन, या डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। बड़ा आसान होता है, जिन बच्चों को नरेशन आती वो आसानी से इनको फाइंड आउट कर लेगा। तो यहां पर दे रखा है, देखिएगा, पजल करने के लिए जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको पहले दे दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया है। लेकिन जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें यही मानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले है और रिपोर्टेड स्पीच है बाद में। तो अब हमारा आंसर देखिएगा, सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास में है। तो हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर मोस्टली पास में होना चाहिए। पहले वाला है द जज कमांडेड टू कॉल। अब टू दे दिया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए जो इसमें नहीं है। किल द रॉन्ग ऑप्शन। बड़ा आसान काम है बच्चों, रूल्स के रट्टे मारोगे पजल हो जाओगे। जो सामने दिया गया भैया उसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो उसी में से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। अगले वाले को देखते हैं। द जज कमांड्स, प्रेजेंट में दे दिया, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, काहे का टाइम वेस्ट करे भैया। अगला द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, बिल्कुल सही है। रिपोर्टिंग वर्ब पास में थी तो ये कमांडेड आपकी सेकंड फॉर्म पास में आ गई और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द राइट आंसर। अब प्लीडेड, यहां पर किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है यार, तो सी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान होता है, यदि आपको बातें क्लियर हैं, बातें सारी की सारी आप जानते हो तो
आंसर को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और यहाँ पर जो मेरी ऐप पर क्लास चल रही है, आपके प्ले स्टोर पर है ऐप सोनभद्र चाणक्य के नाम से, उसमें मैं मॉर्निंग में आधा घंटा डेली बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ जो ऐप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ताकि वे प्रैक्टिस में कम से कम उनको कोई दिक्कत ना रहे। आधा घंटा डेली प्रैक्टिस रहती है, उसके बाद हमारी ऐप पर 1 घंटा टॉपिक की क्लास चलती है। तो जिन बच्चों को मेरे से जुड़ना है तो सोनभद्र चाणक्य की जो आपकी प्ले स्टोर पर ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और एक मिनिमम फी में ही हम लोग इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा ही, नहीं है तो दोबारा से मैं यहाँ लिख देता हूँ 9034449594। बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, मैं इंग्लिश सिखाने में विश्वास रखता हूँ। बहुत सारे इंसान पढ़ाना अच्छा जानते हैं लेकिन वो सिखाना अच्छा नहीं जानते, मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ। राइट, कम टू द पॉइंट नाउ। तो सी इज आवर राइट आंसर, शाबाश। अगला है चूज अ राइट सिनोनियम। सिनोनियम बोले तो भैया समानार्थी, और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ दिया करो। एफिलिएशन, अरे वाह। आइडोलाइज्ड, ना जी, मूर्ति वगैरह से जुड़ा हुआ है ये तो। फॉरेन, विदेशी, ना जी। रिडिक्यूल, ये रिडिक्यूलस से बना हुआ है, बेतुका जो होता है। अब सबसे पहले मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? एफिलिएशन। तो भैया ये एक ऐसी मेंटल दुविधा होती है जिसमें इंसान स्ट्रेस में होता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इस तरह की जब उसके सामने अवस्था बनती है। इडियम्स भी इसके लिए, इन्हें फिक्स हो गया आपका, एट सी हो गया, जब इंसान दुविधा में होता है, राइट, इन्हें डिलेमा हो गया, ये इसके इडियम्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेंटल स्टेट जिसमें इंसान परेशान रहता है, और यहाँ पर दे ही रखा है यार, डिस्ट्रेस, ऐसी अवस्था जिसमें इंसान परेशानी में होता है, मेंटल स्टेज। तो डी इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हा, फ्रेजल वर्ब जानते हो, कोई भी वर्ब किसी भी प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर अपना एक नया मतलब निकाल लेती है बच्चों, वही कहलाता है आपका फ्रेजल वर्ब। याद करने पर आए तो बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल मानते हैं इनको। फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, बस इनको पढ़ डालो। जब भी आपके सामने आए इनको पढ़ डालो, जितनी बार पढ़ोगे दिमाग में बस जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने इसका सेटअप आंसर लगाया। सेटअप तो भैया किसी भी चीज की स्थापना करना होता है। सेट इन, अब सेंटेंस को पढ़िएगा। सबसे पहले जो सेंटेंस का भाव है वो ही आपको बता देगा यहाँ पर क्या आना चाहिए। ही डैश इज व्यूड बिफोर द ऑडियंस, यानी उसके जो व्यूज थे उसने ऑडियंस के सामने रखा। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा ए इज द राइट आंसर। ही सेट फॉर्थ हिज व्यूड बिफोर द ऑडियंस। ऑडियंस होते हैं सुनने वाले, आप जानते ही होंगे, राइट। तो सेट फोर्थ इज आवर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो व्हाट्सअप है ना बेटा, यू कैन मेक मी मैसेज और यू कैन मेक मी कॉल। चलो, एक एग्जाम तो हुआ जिसमें 5 क्वेश्चन थे, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कमॉन कमॉन, डाउट नहीं रखना बेटा, जो डाउट आ जाए तुरंत व्हाट्सअप करके पूछना, सर ये हाउ इज इट पॉसिबल। जब स्टूडेंट्स ये करना सीख लेते हैं कि सर ये कैसे आ गया, ये रूल बना हुआ तो है ही, लेकिन क्यों बन गया, क्या रीजन इसके पीछे ये आ रहा है, अपने टीचर्स के पीछे पड़ जाओ, राइट। जब तक डाउट रहे तब तक टीचर्स से हेल्प लेते रहो, समस्या आएगी नहीं। समस्या तब आती है जब स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को दूर करने का प्रयास नहीं करते। जैसे आज तक ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब तक इंग्लिश में समस्याएं हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज के दौरान अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास नहीं किया। बेटा, बी आफ्टर योर टीचर्स फॉर योर डाउट्स, कम ऑन। द अक्यूज्ड, दोषी हैड नथिंग टू से इन हिज ऑन। जो दोषी था भैया उसके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। अब डिफेंडेबल, डिफेंसिव, डिफेंड या डिफेंस, ये है वर्ब, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, डिफेंसिव, डिफेंडेबल। अब देखिएगा यहां पर बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना आजू बाजू वाले वर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
ओन अपने आप में क्या है, हिज भी अपने आप में क्या है, ये भी है एडजेक्टिव और ये भी है आपका एडजेक्टिव। इसको हम कहते हैं बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, हिज हो गया, योर हो गया, देयर हो गया। कभी भी आपके इंग्लिश में कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसके बाद हर हाल में नाउन का आना जरूरी है। ये बातें मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं कि आजू बाजू वाले वर्ड से बहुत ज्यादा हेल्प ले लो, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने को तैयार हैं। बस उनसे बस प्यार से मुलाकात तो करनी चाहिए बेटा। तो पजेसिव एडजेक्टिव यदि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में आ गया है तो उसके बाद हर हाल में नाउन का आना जरूरी है। ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते, इनका अकेलेपन में इनका कोई वजूद नहीं है। इनके बाद नाउन है तो इनका वजूद है, इनके बाद नाउन नहीं है तो इनका कोई वजूद नहीं बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव है और ऑन भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डिफेंस, जो अपने आप में एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो डिफेंस इज योर राइट आंसर। I hope so you got it properly. Fowls are kept. अब यहां पर बैरक्स भी दे रखा है, डेन भी दे रखा है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है बेटा, शाबाश। क्या कह रहा है भाई, जल्दी बताओ मेरे को। Fowls are kept in. Find out one word. one word ढूंढना भैया। जो फाउल्स होते हैं बर्ड्स की तरह होते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह या जो भी मुर्गे वगैरह, इनको फाउल्स बोल लेते हैं। जो भी और बर्ड्स होते हैं, राइट, हैन वगैरह, इनको हम फाउल्स मान लेते हैं। बैरक्स जहां पर सैनिकों को रखा जाता है, ना जी। डेन शेर रहता है, ना जी। चूहा वगैरह स्नेक वगैरह रहता है, ना जी। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कूप। जितने भी पक्षी होते हैं, जो मुर्गे मुर्गियां, देखो मैं तो पालता नहीं हूं भैया, शायद सुपर्णखा पालती हो, राइट। तो सुपर्णखा से पूछेगा कि वो अपनी मुर्गियों को कहाँ रखती है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं कूप, जहाँ पर बर्ड्स वगैरह को ये ऊंचा सा हो जाता है, जिसको हर एक तरह से कवर कर दिया जाता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह है उड़कर बाहर ना जाएं। तो ऐसे स्थान को हम बोलते हैं कूप। देखो वन वर्ड्स के तौर पर पूछा गया है, शाबाश। नेक्स्ट, ही इज डैश देन हिज ब्रदर। ये क्वेश्चन मेरे को याद है, मैंने क्लास में इसके ऊपर बहुत सारी बातें की थी। वैसे तो ये क्वेश्चन उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। लेकिन मैंने थोड़ी देर ही पहले आपको कहा था, जो भी हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है और जो भी हमारे सामने ऑप्शंस हैं, उन्हीं में से हमें जो सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला होता है बच्चों, उसको हमें चूज करना पड़ेगा, राइट। अब वैसे तो यहाँ पर ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर के लिए हम वैसे तो टू नाम के वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन दिखाने के लिए देन का यूज कर दिया। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो, भाई भाई में जहाँ पर खून का रिश्ता होता है और कोई उम्र में आपसे बड़ा हो, तो यहाँ पर एल्डर होगा या ओल्डर होगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब देन के साथ तो हमें ओल्डर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर यदि टू होता तो हम एल्डर को मानते। ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर इज आवर राइट आंसर। यहां पर टू होता तो ध्यान देना, ब्लड रिलेशन में उम्र में बड़ा है तो एल्डर का यूज करते हैं, लेकिन टू नहीं दे रखा, यहां पर दे रखा है देन, तो यहां पर हम ओल्डर का यूज करेंगे। ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। नहीं तो ब्लड रिलेशन की हम बात करते हैं, कोई भाई अपने भाई से उम्र में बड़ा है तो वहाँ पर एल्डर के साथ कंपैरेटिव डिग्री में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देन नाम की कंजक्शन दे दी गई है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें ओल्डर का यूज करते हैं। ओल्डर के साथ देन आता है और एल्डर के साथ टू का यूज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर यहाँ पर टू मानकर एल्डर का यूज कर दो। अरे भैया मैंने क्या कहा, यहाँ पर देन दे रखा है, जो दे रखा है उसको हमें सही मानना पड़ेगा। अब एल्डर लगाएंगे तो यहां पर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज नहीं करवाना चाह रहा है एग्जाम वाला, यहां पर इसके अनुसार वर्ड्स को डलवाना चाह रहा है, तो ऑलरेडी ही हमारे पास राइट सुटेबल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलो कर देते हैं एग्जाम वाले बहुत बार इस तरह से। चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता ये डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। डेक्स्ट्रस
एक ऐसा इंसान या एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी इंसान काम करता है बड़ी सलीके से काम करता है, विद वेल मैनर्ड काम करता है, सलीके से काम करता है, ढंग से काम करता है, वही होता है आपका डेक्स्ट्रस। लेकिन हमें यहाँ पर इसका क्या जानना बच्चों, एंटोनियम, विपरीतार्थी जानना है। अब ये सलीके वाला है तो इसका विपरीतार्थी क्या होगा, जिसमें सलीके से काम ना किया जाए। तो यही आपका राइट आंसर ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के स्थान पर क्लमजी होता, वो भी सही माना जाता। एक्स्ट्रावेगेंस, ज्यादा खर्चीला होता है। डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ आपने पढ़ा होगा ना। लेजी, सुस्त होता है। तो एक ऐसा इंसान या एक ऐसा काम जिसको ढंग से ना किया जाए वो वही कहलाता है ऑकवर्ड, जिसको हम बद्दा बेढंगा बोलते हैं। और ये ढंग वाला और ये बेढंग वाला। तो ए इज आवर राइट आंसर। अगला देखते हैं बच्चों। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर। ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। इस पॉइंट में हमें एरर को ढूंढना भैया। किस पार्ट में एरर दे रखा है, ए बी सी। यदि कोई एरर नहीं है तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब जिसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है वो आसानी से ढूंढ लेगा। और ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है तो नरेंद्र कुमार है ना आपके लिए, राइट। मेरे से जुड़ जाओ। इंग्लिश में कमी मैं नहीं रहने दूंगा भैया। मेरा कंटेक्ट नंबर सभी बच्चों को पता ही है, राइट। रेगुलर क्लास हो रही है, साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो जो बच्चे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक मिनिमम फी में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बेटा। तो ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। यहां पर ए पार्ट में ही एरर है बेटा। प्रूफ और गिल्ट में यदि संबंध हमें दिखाना है तो संबंध दिखाने के लिए हमें अगेंस्ट नाम की प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना। संबंध दिखाने के लिए हम दो नाउन के बीच में ऑफ नाम की प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, राइट। ऑफ हिज गिल्ट, यही था। अगेंस्ट नाम की प्रेपोजिशन के स्थान पर ऑफ का यूज कर दो। दिस इज आवर राइट आंसर। तो ए पार्ट में ही दे रखा है ये, तो यहां पर ऑफ होना चाहिए। तो ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। उसको डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था उसके गुनाह का। तो ए इज आवर राइट आंसर। मैंने दो एग्जाम आपको सोल्व करवाए हैं। दो एग्जाम्स में जो इंग्लिश आई है उसको सोल्व करवाया गया है। चाणक्य कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही बेटा। मैं नरेंद्र कुमार इंग्लिश के लिए जाना चाहता हूँ, राइट। और जिन बच्चों को मेरे से जुड़ना है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये, राइट। बेटा एक ही काम आता लाइफ में, सिखाना ना कि पढ़ाना, राइट। आई नो हाउ टू मेक यू लर्न। मैं जानता हूँ कैसे सिखाया जाता है, राइट। कम से कम इंग्लिश में मार नहीं खाने दूंगा। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिले, राइट। लेकिन साथ में एक सेंटेंस और बोलना चाहूँगा, हैव पेशेंस, पेशेंस ऑलवेज पेज। थोड़ा सा सब्र रखना होगा क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन को देखते हुए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। भगवान आपके लिए एक सुनहरा और एक अच्छा करियर भगवान ने आपके लिए सेट कर दिया है। उस करियर तक बस चलते रहना है। जब तक मुकाम हासिल ना हो चलते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हताश होकर रुक जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब तक कामयाबी ना मिले दौड़ते रहो, कम से कम चलते जरूर रहो बेटा, राइट। और एक बार कामयाबी मिल गई फिर देखना कितनी आप अच्छी लाइफ को लीड करोगे। खुश रहो, चहकते रहो, पढ़ते रहो, जुड़े रहो मेरे साथ। इन क्लासेस को शेयर भी करना। मैं आपका नरेंद्र कुमार फिर मिलता हूँ एज सुन एज पॉसिबल दूसरे एग्जाम्स के साथ, जिनमें ऐसे ही आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं, ताकि आप लोगों की मैं अच्छी प्रैक्टिस करवा सकूँ। सो लव यू लॉट, बाय बाय, बी हैप्पी, चाओ।